और चर्चा के लिए अब मैं अपने तीसरे पैनल के मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। RS सिंह जी होंगे हमारे साथ चर्चा में, CMHO हैं सूरजपुर से। इसी के साथ रवि सिंह जी होंगे, SGM है सूरजपुर से। और विश्वनाथ रेड्डी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सहायक आयुक्त हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के रविंद्र प्रताप सिंह जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं सर। सहायक संचालक हैं शिक्षा विभाग सूरजपुर से हैं। तो हमारे चारों मेहमानों का मैं मंच पर स्वागत करना चाहूँगी, इन्हें आमंत्रित करूँगी और आगे हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत और चर्चा करेंगे। और ये पैनल हमारा इसलिए खास रहने वाला है क्योंकि इसमें हम सूरजपुर ज़िले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या हैं इस बारे में भी जानकारी जुटाएंगे और इस बारे में भी बातचीत और मंथन किया जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ SGM होंगे, सहायक आयुक्त हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के और इसी के साथ सहायक संचालक भी हैं शिक्षा विभाग के, जिनसे हम बातचीत और चर्चा करेंगे। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू प्रेरणा। आइए आप भी ज्वाइन करिए। और बात हम सूरजपुर जिले की कर रहे हैं तो सूरजपुर के जिम्मेदार अफसर इस वक्त हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल मैं करूंगी RS सिंह जी, CMHO हैं सूरजपुर के। मेडिकल सुविधाओं में कितना विस्तार, क्योंकि दुर्गम इलाका है, बड़ा क्षेत्रफल है, क्या चुनौतियां और क्या प्राथमिकताएं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? सबसे पहले मैं जी न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपना बात करने का अवसर प्रदान किया। मैम, सूरजपुर ज़िले में अभी देखें तो एक जिला चिकित्सालय है, 2 मैटरनल और चाइल्ड अस्पताल है, 9 CSC है, 36 PSC है और 209 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और 208 HWC हैं, जिनके माध्यम से हम लोग सूरजपुर ज़िले के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं। और सूरजपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर के देखें तो हमारे यहाँ जो महामारी संक्रमण को रोकने के लिए पूरे ज़िले में 610 बिस्तर मौजूद हैं और 44 कोविड आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें कभी भी यदि कोई महामारी होती है तो हम लोग वहाँ पे मरीजों को भर्ती करके बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और यदि गंभीर मरीजों की इलाज की बात करें तो आज सूरजपुर ज़िले में 522 ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, 25 ICU बेड हैं और 24 वेंटिलेटर हैं। और दूरस्थ क्षेत्र में बात करें तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, HWC है, वहाँ पे 455 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। यदि किसी को वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उसके माध्यम से उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमारे ज़िले में अभी 1070 के आसपास जो बड़े और छोटे ऑक्सीजन टंकी है और ज़िले में ऑक्सीजन 2 प्लांट हैं, जिससे हम लोग सूरजपुर के जो 100 बिस्तरीय मातृ शिशु अस्पताल है वहाँ का SNCU में ऑक्सीजन 24/7 देते हैं। इसके अलावा अभी CSC में कई आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है और वहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। यदि बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड देखें तो पूर्व में सूरजपुर ज़िले में केवल 3 पोषण पुनर्वास केंद्र था, लेकिन अभी इस पंचवर्षीय कार्यकाल में 3 और दूरस्थ अंचल में ज़िले के, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर है, प्रतापपुर है और प्रेमनगर है, वहाँ पे हम लोगों ने 10 बिस्तर का ICU चालू करके जो कुपोषित
बच्चे हैं उनको सुपोषित करने का काम किया है। और यदि दवाइयों के मामले में देखिए तो जो हम लोगों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे लोगों को जो बेसिक बीमारी है उनकी दवाई उनके गांव में ही उपलब्ध हो रही है। साथ में यदि आप दूरस्थ अंचल के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पहले 3-4 CSC में ही हमारे यहाँ एक्सरे की फैसिलिटी थी। अभी पूरे सभी 9 CSC हैं उसमें डिजिटल एक्सरे की फैसिलिटी हो गई। और जिला चिकित्सालय में देखें तो पहले सोनोग्राफी नहीं होता था, अभी सोनोग्राफी की सुविधाएं हैं। और राज्य शासन के तरफ से अभी CT स्कैन का भी CGMSC को ऑर्डर किया हुआ है, 1 साल में उसकी भी सुविधा लोगों को मिलेगी। और यदि कोई गंभीर मरीज जैसे होते हैं तो उसके लिए भी अभी एक्स्ट्रा 50 बिस्तरीय अस्पताल चालू हालत में है, वो भी 1-2 साल में लोगों को सेवा मुहैया कराएगी। इस प्रकार से देखें तो सूरजपुर में काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य सुविधाओं की विकसित हुई है। मतलब ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधा तो बेहतर मिल ही जाएगी और आगे इसी तरह से ये प्रयास जारी रहे। रवि सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है। सर, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी क्योंकि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हुआ था और सूरजपुर ज़िला जिस तरह से अव्वल रहा उसने बता दिया कि ज़िले के लोगों को अगर अवसर मिलेंगे तो यहाँ के लोग कुछ भी कर जाएंगे। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेडल सूरजपुर ने जीते थे सर। जी यहाँ पे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के जो स्तर मतलब ग्रामीण स्तर पे और फिर जनपद स्तर पे और उसके बाद फिर जिला स्तर पे जिस तरह से बच्चों का चयन किया गया था और जिस तरह से खिलाड़ियों का चयन किया गया था तो उसमें काफ़ी बारीकियों पे ध्यान रखा गया था। और ये तो यहाँ का एक्चुअली इनबिल्ट टैलेंट ही है कि यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो लोग हैं इस तरह से निकल के आ रहे हैं कि वो लोग हर तरह के छत्तीसगढ़ के ओलंपिक के जितने खेल हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में इतने सारे टैलेंट छुपे हुए हैं और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग जब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगा तो इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसकी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए भी कुछ अलग अनुभव रहा होगा। जी, राजस्व विभाग के रूप में के तौर पे तो हम लोग बेसिकली हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं और कोशिश यही रहती है कि जो भी शासन की योजनाएं हैं वो कलेक्टर सर के बिहाफ में और राजस्व विभाग की ओर से हमारी भूमिका होगी उसका हम लोग ज़्यादा अच्छे से करें। इसमें एक्चुअली क्रीड़ा विभाग और हमारे जनपदों का बहुत योगदान रहा जिन्होंने अच्छे से इसको क्रियान्वयन करने में सहयोग किया जिसके बाद हम लोग इसको कर पाए। अच्छा, अगला सवाल विश्वनाथ जी आपसे है। आदिम जाति कल्याण विभाग आपके पास है। हॉस्टल्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो बच्चे जो दूरस्थ इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो हॉस्टल ही घर होता है। तो वो घर कितना अच्छा है, उनके घर जैसा है कि नहीं, ये कैसा सुनिश्चित हो? जी, शिक्षा हमेशा ही शासन का महत्वपूर्ण विषय रहा है और समाज के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। और शिक्षा कैसे सुलभ हो इसके लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ ट्रैवल विभाग प्रयास कर रहा है कि सुदूर हमारे खासकर ये ट्रैवल पूरा छत्तीसगढ़ ही ट्रैवल बाहुल क्षेत्र है और आदिवासी बच्चों को उनके अध्ययन में उनके शिक्षा में कोई बाधा न रहे इसके लिए आश्रम और छात्रावास की सुविधा प्रदान की गई है। तो सूरजपुर में करीब 107 आश्रम और छात्रावास विभिन्न स्तर के संचालित होते हैं जिसमें पूरे जिले के करीब 6,500 बच्चों को विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जाती है कि उनके अध्ययन में किसी प्रकार का उनके दूरस्थ होने के कारण रुकावट न पैदा हो और शासन जो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, रहना खाना, ताकि उनकी शिक्षा अच्छे से हो सके। इसके साथ साथ ये तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कि ये बहुत पुख्ता हो, इसमें किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, एक स्टैंडर्ड उनको ये सुविधाएं दी जाए। इसके अलावा हमारा प्रयास ये भी है कि उनको शिक्षा जो उनको सहयोग दे, जैसे कि उनको स्कूल के बाद घर जैसे हम पेरेंट्स मॉनिटर करते हैं बच्चों को उनके पढ़ाई में, उनके होमवर्क में, उनके होमवर्क को कराया जाए। जो वार्डन है जिनकी जिम्मेदारी है कि उनको माता और पिता की तरह एक
पारिवारिक माहौल मिले, किस प्रकार से बच्चों को वहाँ रख के उनका वहाँ हम त्यौहार भी मनाते हैं, वहाँ उनके बर्थडे भी सेलिब्रेशन होते हैं, ताकि बच्चों को माता पिता के रूप में अधीक्षक को स्वीकार कर लें। साथ में हमारा प्रयास ये भी रहता है कि उनकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी, क्योंकि वो बच्चे घर से दूर आए हैं, तो उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी हमारी जिम्मेदारी है। उनके अन्य क्लास की परीक्षा की तैयारी होता रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम ये मॉनिटर करते हैं कि क्या हमारे बच्चे ऐसा तो नहीं है कि सुदूर क्षेत्र में होने के कारण पिछड़ जा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। जो पालक घर में करते हैं वो हमारे उस विभाग के सारे निर्देशों का पालन करते हुए हम मॉनिटर करते हैं कि इस प्रकार का जो उनका परिणाम है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होता रहे। और जो नतीजे हमको प्राप्त हुए हैं वो हमने लोगों को बताया भी है कि गांव का आदिवासी बच्चा बोर्ड परीक्षा में 90+% भी ला सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खासियत है। अगर इस क्षेत्र को सुदूर माना जा रहा है, उसके बाद इस तरह से अगर बच्चों के परिणाम आ रहे हैं, तो मैं लौटूंगी सर आपके पास। रविंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए ही हैं और कई ऐसे प्रयास हैं जिसका जिक्र विश्वनाथ जी ने कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि सूरजपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ भले इसे पिछड़ा कहा जाए, लेकिन इस ज़िले में शिक्षा की बहुत संभावनाएँ हैं सर। और नवोदय भी इस क्षेत्र में है क्या सर? मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो इससे ये माना जा सकता है कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तो पीछे नहीं है। प्रयास क्या कुछ हो रहे हैं आपके? आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग अपने स्तर से हमारे ज़िले में जो 6 विकास खंड हैं उसमें 2084 स्कूल हमारे पास हैं, प्राथमिक से लेके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक, और लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चे जिनमें अध्ययनरत हैं। वर्तमान में शासन की मंशा के अनुरूप हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की एक योजना है, जिससे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा, कुछ हमारे यहाँ कोविड में कुछ लॉस हुए, लर्निंग लॉस जिसको हम कहते हैं, जिससे पूरा करने के लिए हमने हमारे ज़िले के आदरणीय संवेदनशील मुखिया कलेक्टर महोदय से इस संबंध में चर्चा की। तो हमारे यहाँ एक स्कीम हम लोगों ने चालू की है इस साल से, तेजस्वी सूरजपुर के नाम से। तेजस्वी सूरजपुर एक ऐसा स्कीम हमने बनाया जिसमें हमने ज़िले के कुछ प्राचार्यों, कुछ अच्छे व्याख्याताओं को मिला के एक टीम बनाई, और जिसके पूरे पैटर्न को साप्ताहिक परीक्षा से लेके साप्ताहिक, तिमाही, छमाही और उनके जो मॉडल एग्ज़ाम होंगे, वो सारे एग्ज़ाम जो है हमने बिल्कुल गोपनीय और बोर्ड के पैटर्न पे किए, जिसमें कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि इनकी जो तिमाही या साप्ताहिक जो परीक्षाएं होंगी उनकी कुछ कापियां जो है माननीय कलेक्टर महोदय। तो ये विशेष कक्षाओं के हुए सर या मतलब सभी कक्षाओं? नहीं, रेगुलर अच्छा। रेगुलर कक्षाओं में हमने एक टीम बनाई, जो टीम जो है विद्यालयों के भ्रमण करती है। ये प्रयास जो है 9th से 12th के लिए अभी जारी किया है हमने, और 1ली से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो तो अभी उसी पैटर्न पे है। ये 9वीं से 12वीं तक जो हमारा लर्निंग क्लास था, जो रिजल्ट हमारे ख़राब आते थे, उस दिशा में हमने ये प्रयास किया, और उसकी कापियाँ जो है अभी जैसे तिमाही परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं उसमें हमने एक सेंट्रलाइज पेपर बनाए उनके, जिनको उनको पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, और उनकी कापियां भी हमने एक्सचेंज कर दी विद्यालयों को बिना उनकी जानकारी के। और वो रिज़ल्ट जब आएगा उस रिज़ल्ट को माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा जाएगा, ताकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो कोविड के दौरान जो क्षति हुई है बच्चों को, वो हम जितना अधिक से अधिक हो सके उसको कवर कर सकें। वर्तमान में मतलब एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन जो बच्चों के लिए उनको और एक्सरसाइज हो, ये आप लोगों की कोशिश रहती है। इससे क्या हुआ था, देखिए हम लोगों ने जब महसूस किया विगत 2-3 सालों में जो कोविड का समय आया, तो बच्चे परीक्षा से दूर हो गए। परीक्षाओं में उनकी जो कसौटी होती है वो उस कसौटी पे उतर नहीं पाए खरा, और उनको जो है जैसे भी हो पास किया गया, पास हुए वो, तो वो उस परीक्षा की प्रणाली को कड़ा करने के लिए, ताकि बच्चे जो है परीक्षाओं से गुजरें और उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो। जी बिल्कुल। सिंह साहब, आपने बिहारपुर का जिक्र किया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर, लेकिन मैंने ये भी सुना है, खबरों में भी हमने पढ़ा है कि मलेरिया से काफ़ी मौतें हो जाया करती थी उन इलाकों में। आज रेशियो क्या है सर?
क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑल ओवर देखा जाए तो मलेरिया मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। तो क्या बदलाव और कौन से ऐसे प्रयास किए गए ताकि मलेरिया से निजात मिल जाए? मैम 2017 में बिहारपुर में एक बार मलेरिया का प्रकोप ज़रूर हुआ था। उसके बाद ज़िले में लगातार हम लोगों ने डीडीटी छिड़काव कराया, साथ में जो आयरन मच्छरदानी होता है लोगों में उसका उपयोग के बारे में पूरा विस्तृत से जानकारी दी और उनके द्वारा उस मच्छरदानी का उपयोग सोते समय करने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि ड्रामेटिक सूरजपुर में चेंज हुआ। पिछले साल में केवल ज़िले में 3 मलेरिया के पॉजिटिव केस थे, लेकिन इस साल में अभी कुछ और ब्लॉकों में मलेरिया के कुछ प्रकरण निकले हैं, तो अभी टोटल इस साल 15 केस हैं। और हम लोगों के माध्यम से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। जो पारे मोहल्ले में हमारे यहाँ मितानिन रहती हैं, उनके पास आरडी किट रहता है मलेरिया के जांच के लिए, तो यदि किसी को बुखार आता है तो सबसे पहले वो जांच करती हैं और यदि पॉजिटिव मिलता है तो उनके माध्यम से ही, यदि वाइवेक्स है तो क्लोरोक्विन की गोली देते हैं और हम लोगों को सूचना देते हैं। उसके बाद हम लोग जो 14 दिन का प्राइमाक्विन देने का रहता है, जिससे जड़ से मलेरिया ख़त्म हो जाता है उस व्यक्ति में। इस प्रकार से काम कर रहे हैं और अभी हमारे ज़िले में भी मलेरिया मुक्त की ओर है। और दूसरी बीमारियों को लेके भी चलें तो अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो 30 साल के ऊपर वाले एज ग्रुप वाले हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनका ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग हो रही है, बीपी की स्क्रीनिंग हो रही है और महिलाओं में कैंसर का स्क्रीनिंग हो रहा है और उनको लगातार हम लोग दवा दे रहे हैं और साथ में फॉलो अप कर रहे हैं। और जो मैं 206 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आप लोगों को बताया, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति हुई है। पहले वहाँ केवल आरएचओ मेल फीमेल रहते थे, तो उनके माध्यम से बीमारी को रोकने के लिए योगा कराते हैं, जुम्बा कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं और उनकी जो दिनचर्या है उसके बारे में बताते हैं, जिससे कि आगे जो है गंभीर बीमारी ना हो। बिल्कुल, और फिजिकल फिटनेस भी बनी रहती है लोगों की, तो उससे फिटनेस भी बना रहता है। और साथ में सूरजपुर ज़िले में अपन देखें तो एक दूरस्थ अंचल में ये परेशानी आती थी पहले कि परिवहन लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों ने 102, 108 के अलावा भी पूरे ज़िले में विधायक जी लोगों के सहयोग से, एसी ट्राइबल विभाग के सहयोग से, डीएमएफ के सहयोग से और रेड क्रॉस के सहयोग से 35 एम्बुलेंस खरीदे हैं। और जो ज़िले के दूरस्थ अंचल हैं, जैसे आप लोगों ने अभी जिक्र किया बिहारपुर का, तो बिहारपुर का जो एरिया है, खोड़ है, मोहरसोप है, छतरंग है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। अच्छा। और जो एक मोहली जगह है वहाँ पे बाइक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था कराया है। और तो इस प्रकार से लोगों को जब आवश्यकता पड़ती है वो उसका उपयोग करके जल्दी पीएससी सीएससी में आ जाते हैं। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी सर आपके पास। विश्वनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि तृप्ति ने पहले ही पूछा छात्रावास में किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सर कुछ छात्रावास में शिकायतें भी सामने आती हैं। हमारा एक खास कार्यक्रम चलता है सुनो सरकार, और उसमें हम दूरस्थ अंचलों में क्या समस्याएं होती हैं उनको भी दिखाते हैं। और उसमें हमने एक बार दिखाया था कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र सूरजपुर ज़िले से भी हैं जहाँ पर छात्रावास में या तो सफाई को लेकर कमी देखने को मिलती है या तो वहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं। उन अव्यवस्थाओं को दूर कैसे किया जा रहा है सर? जी, अब देखिए, क्योंकि सिस्टम काफ़ी बड़ा है, सूरजपुर ज़िले में भी 100, पर्टिकुलर ज़िले की बात करूं तो 107 ऐसी संस्थाएं हैं और काफ़ी पूरे ज़िले में फैले होने के कारण समस्याएं कभी कभार इस तरह की आ जाती है। हमको भी शिकायत मिलती है भोजन से रिलेटेड या फिर उनके सफाई से रिलेटेड, जैसे आपने कहा, लेकिन हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो तत्काल उसका निराकरण हो जाए और वो ऐसा ना हो कि वो व्यापक रूप से
उसके अलावा अन्य संस्थाओं में भी वो कमियां या समस्याएं पाई जाती हों, और अगर किसी समस्या के लिए कोई जिम्मेदार है जिसके कारण है, अगर वो नेचुरली समस्या आया है उसका निराकरण हो जाए, ये सुनिश्चित करते हैं। अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है जिसके कारण या जिसकी लापरवाही के कारण अगर वो समस्या आई है, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो दोबारा वो पुनरावृत्ति न हो कार्यवाही के माध्यम से। ठीक है जी। रवि जी, राजस्व का जिम्मा आप उठा रहे हैं। सूरजपुर काफ़ी बड़ा जिला है। अब किसानों की भी बात करें तो व्यवस्था जिला प्रशासन की हो जाती है। राजस्व के मामलों में भी कई बार होता है कि राहत राशि देनी हो, कुछ हो, तो क्या यहाँ का एक ही व्यवस्था है प्रशासन की कि अलग अलग वर्गों तक, किसानों तक खास तौर पर जिला प्रशासन की सुविधाएं कैसे पहुँचती है? देखिए, जैसे राजस्व विभाग में हमारी बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं और बेसिकली हमारा जो विशेष रूप से कुछ काम होता है जिसमें हमको राहत आपदा में जो लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको राहत आपदा में सहयोग की आवश्यकता होती है, तो उन तक हमको पहुंचना होता है। तो जैसा कि हमारे राहत आपदा के तहत हम लोग मृत व्यक्ति के जो निकटतम वारिस होता है उसको 4 लाख रुपए देने का प्रावधान होता है। वैसे ही जैसे फसल क्षति होती है तो फसल क्षति का आकलन करके उसके अनुसार हमको उसको भुगतान करना होता है। या मान लीजिए किसी का पशु की क्षति हो गई तो पशु की क्षति के अगेंस्ट उसको जो भुगतान करना होता है या सहायता जिसको पहुंचानी होती है वो होता है। तो इसके लिए हम लोग को जैसे ही किसी भी माध्यम से हमको सूचना प्राप्त होती है, और बेसिकली हमारे जो कोटवार होते हैं ग्राम स्तर पे, वो उनके माध्यम से हमको सबसे जल्दी सूचना प्राप्त होती है। तो उसके बाद हम सब उसमें जो भी बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सबको अरेंज करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि विदिन 1 मंथ उनको ये सारी जो सुविधाएं हैं या सहायता है उसको दे सकें। इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बीइंग राजस्व डिपार्टमेंट, हम लोग चाहे वो धान खरीदी पंजीयन हो, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिलाना हो, चाहे वो भूमिहीन कृषक न्याय योजना का लाभ दिलाना हो, या उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें आवश्यक संशोधन करना हो, फौती नामांतरण दर्ज करना हो, इन सभी में हमको कार्य करना होता है। और हम लोग के लिए सबसे आसान होता है कि हम लोग इसमें शिविर के माध्यम से उनको ये सारी सुविधाएं पहुंचा दें। वैसे तो सतत रूप से हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो प्रयास वो चलते रहते हैं, लेकिन हर 2-3 महीने में ऐसा कोशिश किया जाता है कि हम लोग चाहे वो बीवन वाचन हो, गांव में हम लोग राजस्व शिविर लगा के इसका निपटान करें, ताकि ऐसा कोई कमी या ऐसा कोई चीज़ ना रह जाए कि किसी को कोई लाभ मिलने से छूट जाए। तो इस क्रम में हम लोगों ने राजीव गांधी किसान योजना में लगभग 51,000 किसानों का पंजीयन है हमारे यहाँ, और लगभग 4900 किसानों का पंजीयन जो है, मतलब जो भूमिहीन कृषक हैं उनका पंजीयन हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने उनको लाभ दिया है। और अन्य योजनाएं भी जो हमारे राजस्व विभाग की हैं, जैसे कि आय जाति निवास देना, चूँकि ये अभी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से हो रहा है तो ये समयबद्ध ही हमको इसको देना होता है। तो हमारे लोक सेवा केंद्र जो हमारे ग्रामों में अभी हैं, जो संचालित हो रहे हैं, उसके माध्यम से प्राप्त हुए। मितान नहीं है क्या आपके? मितान? हाँ जी, मितान मतलब राजीव गांधी, देखिए लोक सेवा केंद्र और CSC तो हमारे यहाँ बहुत हैं। अच्छा। जहाँ तक मितान की बात कर रही हैं आप तक, तो हम लोग मितान के माध्यम से भी डायरेक्टली होम डिलीवरी अभी स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट हो भी गया है। तो हम लोग की कोशिश यही है कि प्रोएक्टिवली, जब जो अब तक की ये था कि हम तक आएँ, ये ना हो कि हम लोग उन तक पहुँच सके, यही मितान है। और हम लोग अपने अमले के माध्यम से ऑलरेडी ये कर रहे हैं, और अभी जो मितान योजना लागू हुई है उसके माध्यम से हम लोग और भी त्वरित गति से इसको करेंगे। इसमें बेसिक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो हमारे बनाए गए हैं राजीव गांधी जो हमारी जो समितियां बनी हुई हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग इसको देंगे। बिल्कुल। रविंद्र जी, जैसे कि सर आप पहले जिक्र कर रहे थे अभियान का, वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। वो एक्सपेरिमेंट अभी तक एक भी बार मूर्त रूप ले पाया है क्या? मतलब उसके परिणाम आए हैं अभी? तिमाही परीक्षाएं अभी चल रही हैं और इनके जैसे रिजल्ट आएंगे, वो वहाँ से अपन जो है उसके लिए एक PLC का मेंबर बनाए हुए हैं। PLC में मतलब हमारे ज़िले में जो विषय विशेषज्ञ व्याख्याता हैं, वो हर विषय के उसमें टीचर हैं। जो स्कूलों में रिजल्ट जिनके ख़राब हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स लग रहे हैं कि मापदंड के अनुरूप नहीं हैं, वहाँ वो जाएंगे उनको मदद करने के लिए। नज़दीक के हर विकास खंड में अपन बना के रखे हैं PLC शिक्षकों को, और ये लोग जो हैं उन विकास खंडों के जिन विद्यालयों के रिजल्ट अपेक्षाकृत कमज़ोर होंगे, वहाँ जाके उन शिक्षकों की हेल्प करेंगे, उन विद्यार्थियों की क्लासेस लेंगे, उनके समझने में क्या दिक्कतें आ रही हैं इसको करेंगे। अभी जो आपका साप्ताहिक जो टेस्ट हुए थे, उसमें हमने अपने विद्यालयों के जितने भी PLC टीचर थे, वो सारे विद्यालयों में एक विज़िट कर चुके हैं।
और जिन्होंने जाके जो उचित मार्गदर्शन दिया गया है उस हिसाब से मार्गदर्शन दिए हैं। उसके उपरांत भी अगर रिजल्ट में कहीं कमी रहेगी तो वो सप्ताह में कोई दिन अपना निकाल के वहाँ जाके वो क्लास को लेंगे। अच्छा, ये स्कूल ड्रॉप आउट रेट की क्या स्थिति है सर? क्योंकि बहुत बड़ा ज़िला है, दुर्गम इलाके हैं, शिक्षक टीचर टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट रेट? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जो स्कूल आने का भी हम लोगों ने सिस्टम किया है, सारे जो अटेंडेंस है प्रतिदिन के वो हम गूगल सीट पे मंगाते हैं अपने यहाँ, और हमारे ऑफिस का जो प्रोग्रामर है उसको प्रतिदिन ट्रेस करता है जो रिजल्ट होते हैं पूरे विद्यालयों के। रिजल्ट बोलना, उनके जो उपस्थिति पत्रक पूरे विद्यालयों के तो प्रतिदिन नहीं किए जा सकते। जो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के हैं उनकी व्यवस्था ब्लॉकों में की गई है। जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के विद्यालयों के जो उपस्थिति पत्रक है वो सीधे जिले को प्राप्त होती है। ड्रॉप आउट रेट का स्थिति ये था कि जो बच्चे छोड़ गए थे उनको हमारे यहाँ स्कीम के तहत जो ओपन परीक्षाएं होती हैं उनमें सीधे उनको उस परीक्षा में अपीयर करा के और उनको परीक्षा का लाभ दिला के उस क्लास में उनको ताकि पास हो जाएं और मुख्य धारा में वापस आ सकें। व्यवस्था बढ़िया है। स्कूल कैसे हैं? चकाचक है? स्कूल मरम्मत सब सही हो रही है? पिछले कुछ सालों तक तो स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो स्कूल जतन योजना चलाई गई उसमें हमारे जिले के 2016 विद्यालयों को चिन्हांकित किया गया था, जिसमें से हमारे यहाँ 440 विद्यालयों के मरम्मत के कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष विद्यालयों में कार्य जारी हैं या कहीं बड़े काम हैं तो वो अंदर निविदा प्रक्रिया के अधीन है, जिसके कारण वहाँ 600 समथिंग विद्यालयों में कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। बाकी विद्यालयों में कार्य चालू हैं, या तो 440 विद्यालयों में तो पूर्ण भी हो चुके हैं। बिल्कुल, जो नहीं है वो हो जाएंगे जल्द। बिल्कुल बिल्कुल। मैं विश्वनाथ जी, आपसे मेरा सवाल है सर, जब हम छात्रों की बात करते हैं तो आपने ये बताया कि कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सूरजपुर का नाम रोशन किया है, अव्वल निकले हैं। उनमें से ट्राइबल छात्रों का क्या योगदान है सर? ट्रैवल डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं ट्रैवल डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करता हूं, उस विभाग के अधीन सेवा प्रदान कर रहा हूं मैं, शासन के अधीन। हमारे ज़्यादातर जो हमारे छात्रावास हैं वो आदिवासी विद्यार्थियों के लिए ही है। तो जितनी बातें मैंने कही वो मुख्यतः आदिवासी बच्चों के ही, उनके प्रदर्शन के आधार पर ही मैं कह पा रहा हूँ। और आज मैं बैठा हूँ तो जो बता रहा हूँ मैं उनके ही प्रदर्शन को की व्याख्या कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, ये बहुत खूब कि आदिवासी वर्ग इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और छात्रावासों में सर और अच्छी व्यवस्था हो, हम ये कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। हमारी कोशिश है, शासन की कोशिश है कि वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे हम बाहर की बातें कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात आज नहीं कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हैं, उसके साथ ही सुरक्षा रहे, उनका मनोरंजन हो, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ न किया जाए, उनका भोजन सुनिश्चित रहे, पोषण तत्व तो भरपूर मिले, बिल्कुल, और साथ में वो शिक्षा में कैसे और आगे जा सकते हैं इसके लिए हमेशा हम प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे। ये सर आपका ही प्रयास है कि छात्र इतनी आगे बढ़ रहे हैं और इतने अव्वल बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का इस चर्चा में। जी, एक लाइन और बोलना चाहूँगा। हमारे जिले के शिक्षक शिक्षा के अतिरिक्त और भी विभिन्न प्रयासों में, कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। पिछले साल डॉक्टर साहब को याद दिलाना चाहूँगा, एक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस लगभग 30 लाख रुपए की हमारे शिक्षकों ने चंदा करके जिला प्रशासन को भेंट किया था। ये बड़ा प्रयास है और तालियां बजनी चाहिए इस प्रयास के लिए। बहुत शुक्रिया सर। सर आप सभी मंच पर बने रहेगा। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू प्रेरणा। और इस खास पैनल के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर, कि वे आएँ और हमारे खास मेहमानों का सम्मान करें। जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अलग अलग विभाग का सामंजस्य कैसा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूँकि जो दुर्गम इलाके हैं, ओड़गी बिहारपुर के इलाके हैं, वहाँ तक कैसे स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचे, इसके बारे में हमें सिंह साहब ने बताया कि उपस्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था तो है, लेकिन अभी भी कुछ पहुंच विहीन इलाके हैं जहां बाइक एम्बुलेंस भी शुरू की गई है। और ये बाइक एम्बुलेंस इसलिए कारगर क्योंकि अब वो तस्वीरें हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाए कि आप खाट पे लेकर मरीज को जा रहे हैं दुर्गम रास्तों से, कच्चे रास्तों से। कुछ इस जिले में सड़कें भी, ग्रामीण सड़कें भी अभी स्वीकृत हुई है, तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये कब ज़मीन पर उतरती है। जहाँ तक बात की जाए शिक्षा की, तो चूँकि आदिवासी इलाका है, अनुसूचित जनजाति की आबादी यहाँ निवास करती है और हॉस्टल्स की संख्या, हॉस्टल ही घर होता है दूर गांव में रहने वाले बच्चों का, तो उस घर को कैसे और खूबसूरत अपनेपन के साथ बनाया जाए, इसके लिए
आदिम जाति विभाग काम कर रहा है। कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, उस पर भी तुरंत कार्रवाई हो, ये हम उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही हमने बातचीत की है एसडीएम से, जिन्होंने बताया कि अलग अलग मामलों में, चाहे किसान हो या हर एक वर्ग हो, जिला प्रशासन उनको सुन रहा है और उन तक पहुंच भी रहा है।